कुछ संदेश तलवार से दिए जाते हैं और कुछ लहू से लिखे जाते हैं, लेकिन क्या हर संदेश उतना ही स्पष्ट होता है जितना दिखता है? युद्ध के मैदान में सिर्फ तलवारें नहीं चलती, शब्दों की शक्ति भी अपना असर दिखाती है। लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो जाएं, तो एक स्पष्ट संदेश देना जरूरी हो जाता है, वो भी ऐसा जिसे कोई अनदेखा न कर सके। इस अध्याय में जानिए कि कौन दे रहा है यह संदेश, और क्या सच में यह युद्ध को रोक सकता है या फिर एक और तबाही की शुरुआत होगी। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सुनिए नागा योद्धा अध्याय 9, एक स्पष्ट संदेश। हरिपुर के भव्य हॉल में राजा वेदांत आगे पीछे घूम रहे थे। उनकी भौहें गहरी सोच में डूब गईं। उसके पीछे का स्वर्ण सिंहासन खाली खड़ा था, जो कमरे को रोशन करने वाली कई मशालों की परिवेशीय चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था। ऊंची मेहराबें और जटिल नक्काशी अतीत के गौरव की कहानियां सुनाती थीं, लेकिन वर्तमान अनिश्चित लग रहा था। उनके मंत्री, गंजे सिर और चेहरे पर बाल नहीं वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चुप्पी तोड़ी। महाराज, हमें हमारे स्काउट से खबर मिली है कि सरदार खान हरिपुर पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने पहले से ही अपने रास्ते में आने वाले छोटे शहरों और गांवों पर लूटपाट और हमले शुरू कर दिए हैं। हमें युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सेनापति कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, दृष्टि सदैव स्पष्ट होती है। अब हम बस इतना कर सकते हैं कि अपनी सेनाओं को तैयार करें और एकजुट करें। और याद रखें, हमारे सबसे बुरे समय में भी हमारे पूर्वजों और शहीदों की आत्माएं और आपके पिता की विरासत हमारा मार्गदर्शन करेगी। उनके शब्दों ने युवा राजा को सांत्वना दी। फिर भी वेदांत को अपने ऊपर आने वाले युद्ध की घबराहट महसूस हो रही थी। सरदार खान जुगल किशोर के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकते। जरूर कोई गलतफहमी होगी। जुगल किशोर और हमारे बीच संधि के साथ तुरंत 2 दूत सरदार खान के पास भेजें। उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मुझे इस लड़ाई को हर कीमत पर रोकना है। इस बीच सरदार खान के शिविर में विजयगढ़ पर जीत का जश्न मनाते हुए जश्न पूरे जोरों पर जारी रहा। टेंटों को रंग बिरंगे बैनरों से सजाया गया था और ढोल की लयबद्ध थाप से वातावरण गूंज उठा। सैनिकों ने खुशी से नृत्य किया। उनके चेहरे मशालों की गर्म चमक से चमक उठे। बड़े अलाव की लपटें ऊपर उठीं, जिससे शिविर की परिधि पर टिमटिमाती छाया दिखाई देने लगी। भुने हुए मांस की सुगंध हवा में फैल गई, जो ताजे फल और शराब की मीठी खुशबू के साथ मिल गई। संगीतकारों ने पारंपरिक धुनें बजाईं, जबकि अन्य प्रदर्शन करने वाले कलाकारों ने अपनी हरकतों से मनोरंजन किया। जिधर भी देखो भोग विलास के दृश्य थे। खेल से लेकर सैनिक लूट और हत्या की कहानियां साझा कर रहे थे। जैसे ही शिविर में अंधेरा छा गया, गोकुल से सैनिकों की वापसी की उम्मीद बढ़ती गई। सरदार खान अपने भव्य रूप से सजाए गए तंबू में बैठकर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। लालटेन की हल्की चमक उनकी आंखों में लालच की चमक को प्रकट कर रही थी। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि सोने के पहाड़ और खजाना सैनिक वापस लाएंगे। एक प्रहरी गोकुल से पुरुषों की वापसी की घोषणा करते हुए अंदर आया। अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ सरदार खान धन से लबालब भरी गाड़ियों को देखने की उम्मीद में प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। उसकी आंखों से जो मिला वह एक गंभीर दृश्य था। केवल 4 सैनिक थके हुए, झिझकते हुए उसकी ओर बढ़े। उनके हाथ खाली थे। वे भयभीत थे। जिन गाड़ियों और गाड़ियों को गोकुल से सोने और कीमती कलाकृतियों से तौला जाना चाहिए था, वे अपने साथियों के बेजान शरीरों को ले जा रही थीं। सरदार खान की खुशी गुस्से में बदल गई। उसका चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। उसकी आंखें खतरनाक दरारों में सिमट गईं। यह किसने किया? वह गरजा। उसकी आवाज खामोश शिविर में अशुभ रूप से गूंज रही थी। सैनिक कांपने लगे। उनकी विफलता का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। फरीद ने उत्तर दिया, नागा साधुओं का एक समूह, जिसका नेतृत्व अज्जा नामक नागा कर रहा था। सरदार खान की विशाल उपस्थिति तंबू पर हावी हो गई और उसने सैनिकों की ओर घूर कर देखा और स्पष्टीकरण की मांग की। बोलना, गोकुल में क्या हुआ? बोलने की हिम्मत जुटाने से पहले फरीद एक पल के लिए झिझका। उनकी आवाज कांप उठी।
हमने उन्हें कम आका महाराज। गोकुल वह नहीं था जिसकी हमें उम्मीद थी। सरदार खान का धैर्य जवाब दे रहा था। व्याख्या करना। तारिक ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, यह कुछ अन्य लोगों के साथ नागा साधुओं के नेता अजा थे। हमने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी विश्वास नहीं हुआ कि किसी इंसान के पास ऐसा कौशल हो सकता है। फरीद ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, उनकी हरकतें बिजली की तेजी से धुंधलेपन की तरह थीं। हमारे पास कोई मौका नहीं था। उन 10 ने हमारे 97 साथियों को मार गिराया और हर कदम पर। प्रत्येक हत्या अद्वितीय थी, मानो वे हाथों में हथियार लेकर पैदा हुए हों। नागा साधु को दी गई हर तारीफ सरदार के गौरव के लिए एक झटका थी। तारिक ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यह सिर्फ उनका युद्ध कौशल नहीं था, हे प्रभु। उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शित की वह अलौकिक थी। उन्होंने सैनिकों को ऐसे उठाया जैसे कि वे कोई खेलने की वस्तु हों और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। उनकी आंखों में आग थी। फरीद ने लगभग अपने आप से फुसफुसाया। तारिक ने हकलाते हुए कहा, और उनके जैसे और भी लोग थे, सभी हथियारबंद, सभी तैयार और सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सरदार खान हालांकि सैनिकों की कहानियों से हिल गए, उन्होंने अपनी बेचैनी छिपा ली। और तुम मेरे लिए यह खबर लाओगे हमारी सारी जीत के बाद? पराजित सैनिकों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उनकी हार का बोझ स्पष्ट था। उन्हें कुछ ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जैसे ही सरदार खान उनकी सजा की घोषणा करने वाले थे, तंबू के फ्लैप्स को एक तरफ धकेल दिया गया और शाही अंदाज वाले 2 व्यक्ति उनके एक कमांडर के साथ अंदर आए। सैनिकों ने तुरंत अपनी कमर सीधी कर ली और तंबू में एक असहज शांति छा गई। हुजूर, उसके सेनापति ने घोषणा की, ये हरिपुर के दूत हैं। सरदार खान की झुंझलाहट कम हो गई क्योंकि उन्होंने स्थिति की गंभीरता पर ध्यान दिया। आपका स्वागत है, उन्होंने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा और उनके बैठने के लिए भव्य गद्दों की ओर इशारा किया। नौकरों ने तुरंत भुने हुए मांस और शराब से लदी एक ट्रे पेश की। वरिष्ठ दूत की नजर मांस पर पड़ी और फिर विनम्रता से मना कर दिया, हम शाकाहारी हैं। सरदार खान ने भौहें ऊपर उठाईं। उनकी मुस्कान और गहरी होकर एक मनोरंजक मुस्कान में बदल गई। सिद्धांत या आस्था का मामला? दोनों, उसी आदमी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। सरदार खान ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा। वरिष्ठ दूत ने सावधानीपूर्वक हरिपुर के प्रतीक के साथ सील की गई एक मोटी चर्मपत्र पुस्तक को खोला। उन्होंने इसे सरदार खान को सौंप दिया और कहा, हमारे राजा वेदांत का एक संदेश। सरदार खान की उंगलियों ने धीरे से सील तोड़ दी। उनकी आंखें स्क्रिप्ट को देख रही थीं। जैसे ही उसकी आंखें पुस्तक पर पड़ीं, उसके द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक पंक्ति के साथ वे संकुचित होती गईं। लिपि स्पष्ट थी और मोहर उससे भी अधिक स्पष्ट थी। अहमद शाह अब्दाली की निशानी। वेदांत और जुगल किशोर के बीच संधि। चर्मपत्र पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, जिससे उसके किनारे सिकुड़ गए। सरदार खान के आचरण में सूक्ष्म बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं गया। हर कोई सांसें थामे उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि सरदार प्रतिक्रिया दे पाता, वरिष्ठ संदेशवाहक ने जोर से पढ़ना शुरू करने से पहले अपना गला साफ करते हुए एक और स्क्रॉल निकाला। शांति और समृद्धि के नाम पर उन्होंने अपनी आवाज को अविचल और मजबूत बताते हुए शुरू किया। हरिपुर के राजा वेदांत अफगान भूमि के सरदार खान को शुभकामनाएं देते हैं। अहमद शाह अब्दाली के आशीर्वाद और मुहर के साथ यह संदेश सरदार खान को याद दिलाने का काम करता है कि हरिपुर और अफगान साम्राज्य के बीच गैर आक्रामकता की संधि मौजूद है। हमें उम्मीद है कि यह संधि शांति और आपसी सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राजा वेदांत के शासन में हरिपुर सरदार खान का कोई दुश्मन नहीं है। हरिपुर पर हमला करें और इसे स्वयं अहमद शाह अब्दाली को उखाड़ फेंकने के रूप में देखा जाएगा। सरदार खान की महत्वाकांक्षा को चर्मपत्र के एक टुकड़े ने विफल कर दिया था। वह पीछे की ओर झुक गया। उसकी उंगलियां कुर्सी के आर्मरेस्ट पर एक विचारशील लय बजा रही थीं। उसके दिमाग में उसकी अगली चाल चल रही थी। सरदार खान के आसपास का हर सैनिक और नौकर उनके अंदर बढ़ते गुस्से को महसूस कर सकता था। एक तूफान आने को तैयार था।
क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? सरदार खान ने कनिष्ठ दूत की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में खतरा झलक रहा था। कनिष्ठ संदेशवाहक ने शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए केवल अपना सिर हिलाया। बिना किसी चेतावनी के सरदार खान कनिष्ठ दूत पर झपटा, जिससे वह करीब आ गया। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, जिसने तुरंत उसे मांस का एक बड़ा टुकड़ा दिया। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने लेग पीस को युवा दूत के मुंह में ठूंस दिया। जूनियर का गला भर आया और वह हाँफने लगा। अपने अपमान से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वरिष्ठ दूत ने अपने स्पष्ट भय के बावजूद हस्तक्षेप करने की कोशिश की, ताकि उसके साथी को और कोई कष्ट न हो। सरदार खान, हम तो दूत हैं और दूतों को कभी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन सरदार खान का सुनने का कोई इरादा नहीं था। उनका ध्यान अब सीनियर पर केंद्रित हो गया। अपनी आंखों में एक भयावह चमक के साथ उसने वरिष्ठ दूत के हाथों से संधि पत्र छीन लिया, वही कागज जिसने उसकी महत्वाकांक्षाओं को विफल कर दिया था। चूंकि इस संधि के शब्द तुम्हारे मुंह से मुंह तक पहुंचे, मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्द वापस लें। इसे अपने अंतिम भोजन के रूप में लें, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। अपने आदमियों की मदद से उसने उस आदमी का मुंह जबरदस्ती खोल दिया और क्रूरतापूर्वक वरिष्ठ दूत के गले में स्क्रॉल डाल दिया। दूत की आंखें भय से फैल गईं। उसकी धीमी चीखें खामोश तंबू में गूंज रही थीं। सरदार खान ने तब पास की मेज से तेल की एक कुप्पी ली और एक परपीड़क मुस्कुराहट के साथ उसे उस पुस्तक पर डाला, जो अंततः दूत के गले में बह गई। एक मशाल लेकर उसने लौ को पास लाया और तेज गति से तेल को आग लगा दी। दूत के शरीर में जोरदार झटके लगे। उसकी चीखें आग की लपटों से शांत हो गईं, जिससे उसकी जीभ और गला जल गया और अंततः उसे भस्म कर दिया। तंबू जल्द ही घने तीखे धुएं और जलते मांस की मिचली भरी गंध से भर गया। शेष सैनिक और कनिष्ठ दूत शक्ति और क्रूरता के बर्बर प्रदर्शन से मूक होकर केवल भयभीत होकर देख सकते थे। सरदार खान का संदेश स्पष्ट था। कोई भी चर्मपत्र, संधि या राजा उनकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में खड़ा नहीं होगा। खान का क्रोध लगातार फूटता रहा। गोकुल झड़प में घायल सैनिकों को दया की गुहार लगाने के बावजूद केवल ठंडे गुस्से का सामना करना पड़ा। फरीद, तारिक और अन्य युवा सैनिकों को तंबू के केंद्र में खींच लिया गया। उनका डर स्पष्ट था। क्या मैंने तुम्हें योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया? क्या मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया, कपड़े नहीं पहनाए, तुम्हें कोई उद्देश्य नहीं दिया? सरदार खान की आवाज तंबू से गूंज उठी। और इस तरह तुम मुझे बदला चुकाते हो, हार और शर्म के साथ? फरीद ने बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। हम पर घात लगाकर हमला किया गया था। हम नागा साधुओं की ताकत से बच गए थे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सरदार खान ने अपने एक आदमी को इशारा किया और एक ब्लेड ने तेजी से फरीद की दलीलों को खत्म कर दिया। एक एक करके अन्य दो को अपने गंभीर भाग्य का सामना करना पड़ा। उनका जीवन विफलता की कीमत के स्पष्ट संदेश के रूप में समाप्त हो गया। कनिष्ठ दूत असहाय होकर खून और आग को देखता रहा, जबकि मांस अब भी उसके मुंह में था। फिर तंबू का फर्श खून से सना हुआ देखकर सरदार खान की नजर अपने अन्य कमांडरों और सैनिकों पर गई। क्या आज किसी ने तुम्हें संधि पत्र सौंपा है, जिस पर आधिकारिक मोहरें और मोहरें हों? उसने पूछा। पुरुषों ने किसी भी गलत उत्तर के परिणाम को जानते हुए तुरंत अपना सिर हिला दिया। हर कोई सरदार खान की नजरों से बचता रहा, इस आशा से कि वह उसके क्रोध का अगला निशाना न बने। उसकी खतरनाक निगाहें कनिष्ठ दूत पर टिक गईं, जो डर से कांप रहा था। और आप, क्या आपने पहले ऐसी संधि देखी है? कनिष्ठ दूत, जिसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी, हकलाते हुए बोला। ऐन, नहीं, मेरे पास नहीं है। सरदार खान गहरी सांस लेते हुए शांत होते दिखे। हालांकि तंबू की हवा अभी भी जलते मानव मांस की दुर्गंध से भरी हुई थी। क्रूर प्रदर्शन ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उपस्थित सभी लोग विफलता या धोखे के घातक परिणामों को जानते थे। उस रात की घटनाओं ने सरदार खान की प्रतिष्ठा को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया था, जिसका अनुसरण भी किया जाता था और जिससे डर भी लगता था। कनिष्ठ दूत अभी भी उस भयावहता से हिल गया था,
जो उसने अब भी देखा था, सरदार खान की ठंडी आंखों में देखा। सरदार ने ऐसे स्वर में, जिसमें प्रश्नों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, कहा, अपने मालिक के पास वापस जाओ। उससे कहो कि भले ही वह मुझे शत्रु न समझे, परंतु मित्र समझने की भूल भी न करे। मैं न तो किसी का नौकर हूं और न ही उनका सहयोगी। दूत ने झट से सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, सरदार ने कहा, और सुनिश्चित करें कि वह इसे अच्छी तरह से समझता है। हालांकि संधियां दूसरों को बांध सकती हैं, लेकिन वे मुझे बांधती नहीं हैं। इसके साथ ही दूत को तुरंत तंबू से बाहर निकाला गया, एक भारी संदेश लेकर, जो निश्चित रूप से हरिपुर के दरबार में गूंजेगा। सरदार खान का ध्यान अब अपने सेनापति की ओर गया। उन्होंने पूछा, अभी गोकुल में कितने नागा साधु हैं? कमांडर ने उत्तर दिया, आपके पास लाए जाने से पहले इन चारों कायरों ने कहा, लगभग 100 आदमी हैं। अनुमान काफी करीब था, क्योंकि अजा सहित नागाओं की कुल ताकत 111 थी। गोकुल में वापस आकर अजा ने दृढ़ संकल्प के साथ बात की। ध्रुव, बताओ, तुमने सरदार खान के शिविर में क्या देखा? इन सैनिकों की कुल ताकत कितनी थी? हमें उनमें से हर एक से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ध्रुव ने उत्तर दिया, उनकी संख्या हजारों में है। हर संदेश का एक मकसद होता है, कुछ अमन लाते हैं तो कुछ आग भड़काते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह स्पष्ट संदेश सही लोगों तक पहुंचा, या फिर यह सिर्फ एक और युद्ध का निमंत्रण था? आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, इसीलिए अगला अध्याय जरूर सुनें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पहले के एपिसोड्स मिस कर दिए? कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, उन्हें भी जरूर देखें। और ऐसी ही ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियों के लिए द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया अध्याय मिस न हो। धन्यवाद।